वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। हमारी बात हो रही है डॉक्टर ताहिरा अनस से, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बात हो रही है ऑटिज़म क्या है और ऑटिज़म कैसे डायग्नोस होता है। और एक ऐसा मर्ज़ है, मैं नहीं कहूँगा ये मर्ज़ है, बल्कि एक ऐसा चैलेंज है जो आपको एक्सेप्ट करना है। इसमें कोई माँ की गलती नहीं, ना बाप की गलती है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो बच्चों के अंदर एक पैदाइशी होता है। हम इसको फॉल्ट भी नहीं कह सकते, बस ये कह सकते हैं कि उनकी जो दिमागी नशोनुमा है, जो हमारी दिमागी नशोनुमा है, ये दोनों डिफरेंट है। तो हम ऐसे बच्चों को कहते हैं वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं। उनकी जो खुसूसियात हैं उन पे भी ज़रूर बात करेंगे, वो कैसे बिहेव करते हैं। डॉक्टर ताहिरा, आपको कैसे पता चला कि ऑटिज़म क्या है, या फिर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा इशू है? अगर है तो ऑटिज़म क्या है, ये तो मैं चूँकि खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैंने पढ़ा था। मैंने जो बहुत सारे बच्चे डायग्नोस नहीं किए, मैं बच्चों की असेसमेंट या थेरेपी नहीं करती। लेकिन हाँ, कभी ऐसा होता है कि किसी के रेफरेंस से आ जाते हैं तो आपने उनको गाइड कर दिया। तो मुझे जो एक बच्चा याद है जिनकी मदर के साथ मैं अभी तक इन टच हूँ, तो उनको मैंने 2016 में गाइड किया था कि उनको क्या करना चाहिए। बिकॉज़ उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि उनको किसी ने बता दिया कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है, अब क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको डॉक्टर भी गाइड नहीं कर रहे होते। समवॉट ये हमारे पार्ट के ऊपर भी एक लैकिंग है। तो वो जब मेरे पास आई तो मैंने उनको गाइड कर दिया। सो मुझे ऑटिज़म तो पता था क्योंकि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड था। लेकिन अगर आप मेरी फैमिली में पूछ रहे हैं तो ऑटिस्टिक तो शायद कोई नहीं था, डायग्नोस नहीं हुआ। लेकिन बट येस, आई कैन सी के इश्यूज़ थे दोनों तरफ से। मैं अपनी तरफ से भी, अपने हस्बैंड की फैमिली में भी, और जैसे मैंने कहा ना कि हमारे फैमिलीज़ के अंदर, रिश्तेदारों में, पुरखों में, आपको पीढ़ियों में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनको लगता है आपको कि ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे। जैसे अगर आप डिप्रेशन की बात करते हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, लेकिन वो उस वक्त आइडेंटिफाई नहीं हो सके। इस टाइम की अच्छी और खूबसूरत बात यह है कि वी आर मेच्योर इनफ टू आइडेंटिफाई एंड गेट द ट्रीटमेंट। क्या आपको लगता है कि ये जो ऑटिज़म वाली यानी कि जो डिसऑर्डर है, ये किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज है या किसी थेरेपिस्ट के पास इलाज है? आप क्या करती है? बिकॉज जो आपने मुझे ऑफलाइन आपने इजाज़त दी है कि हम बात भी कर सकें, जो अब्दुल्ला के साथ इश्यूज़ हैं, हाँ, उसको कैसे आपने ट्रीट किया? किसी एक उस डॉक्टर के पास लेकर के जो दवाई लिख के देता है, या जो न्यूरोलॉजिकल या साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होता है, या किस तरह का काम आप उनके साथ करते हैं? देखिए अब्दुल्ला के, आई एम सॉरी, आपके पहले सवाल का मैं पार्ट मिस कर गई थी। आपने डायग्नोसिस की बात की, तो मैं खुद हालांकि साइकोलॉजिस्ट थी, और जब मैं पहली दफ़ा गई तो मुझे सब नहीं बोला कि यार आप खुद साइकोलॉजिस्ट, आपको पता नहीं चला। क्योंकि अमूमन इसका सिम्टम्स जो है ना वो साल की करीब 18 महीने के करीब। पर साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ माँ भी तो थी ना? माँ भी थी ना, तो मैं कोई भी अपने बच्चे को इस नज़र से नहीं देखता कि इसको कोई बीमारी है या नहीं। अभी मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है छोटी वाली बेटी को लेकर, लेकिन बहरहाल अब्दुल्ला की दफ़ा ये नहीं था। तो उनको जो प्राइमरीली मैंने डायग्नोसिस जो मुझे लगा था कि कोई इशू है, उसको डायग्नोस करवाना चाहिए, वो तब हुआ था व्हेन वी वर ट्रैवलिंग अलोन, मैं और अब्दुल्ला, और हम गए कश्मीर। सो इट वाज ऑफिशियल ट्रिप। हम वहाँ से छुट्टी पे कश्मीर चले गए। कश्मीर जब गए तो वहाँ पर तो बारिश और पानी बहुत ज़्यादा होता है, जगह जगह के ऊपर आबशार हैं। सो पानी से अब्दुल्ला की फैसिनेशन ही अलग थी। तो दैट वाज द मोमेंट वेयर आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज़ समथिंग मोर देन फैसिनेशन एंड मोर देन इंटरेस्ट। सो इस तरह के बहुत सारे इनके यूनिक इंटरेस्ट होते हैं जो आपको हाईलाइट कर देते हैं। वापस आके मैंने सबसे पहले इनका असेसमेंट करवाई। इनकी असेसमेंट के अंदर मल्टीपल टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस होता है, जिसको हम कार्स कहते हैं, विस्क है, VABS है। ये 3 से 4 टेस्ट साइकोलॉजिस्ट करते हैं, माहिर नफ्सियात। कार्स के बारे में थोड़ा बता दें ताकि जो आम हमें सुनने वाले हैं। कार्स एक टेस्ट है जिसमें वो आपसे मुख्तलिफ तरह के सवाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा आई कांटेक्ट करता है या नहीं करता, ड्रायर की आवाज़ सुन के या बस के हॉर्न की आवाज़ सुन के कानों पे हाथ रखता है या नहीं रखता, किसी मखसूस चीज़ को खाता है या नहीं खाता। वो ज़्यादातर केयर टेकर से या पेरेंट्स से सवाल होता है, अनटिल अनलेस बच्चा खुद जवाब देने के काबिल हो। सो वो उसका स्कोर आपको बताता है कि बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अब्दुल्ला का स्कोर 30 था कार्स पे, तो आई गॉट टू नो कि ये माइल्ड है। उसके बाद इसकी 30 से माइल्ड है, एंड देन अब जो है वो मॉडरेट है, और देन सीवियर है। राइट। सो इसमें जब आपको डायग्नोसिस मिल गया तो वो आपने थेरेपीज़ करानी है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि ये थेरेपीज़ 1 हफ़्ता, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की नहीं है। उसे अब्दुल्ला को तकरीबन 1.5 साल हो गए थेरेपीज़ में जाते हुए, और मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानती हूँ जिनको 12 साल, 13 साल, 14 साल हो गए, और अब माशाल्लाह से वो एडल्टहुड में या टीन्स की एज में आ गया, एंड स्टिल दे आर अंडर थेरेपी। सो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। शुरू में आप अगर 5 डेज़ अ वीक लेकर जा रहे हैं, 4 डेज़ अ वीक लेकर जा रहे हैं, तो लेटर ऑन शायद आपको फोर्टनाइटली लेकर जाना पड़े, बट दे नीड सपोर्ट। सो ये लाइफ सपोर्ट आपको उनको देनी पड़ती है साथ साथ। अब्दुल्ला ABA थेरेपी में जा रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कन्वेंशनल अप्रोच उनके साथ इतनी ज़्यादा मददगार नहीं थी। सो वो जिस इदारे में जा रहे हैं वहाँ पर ABA थेरेपी प्रैक्टिस होती है।
उसके अलावा उनके बहुत सारे सेंसरी इश्यूज़ हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे बड़ा दुख होता है ये बताते हुए कि कोई भी एक थेरेपिस्ट या कोई भी एक प्रैक्टिशनर आपको सब कुछ गाइड नहीं करता। वो अपना काम करता है और बस उससे आप जाके पूछते हैं कि यार अब मेरे बच्चे में ये इश्यूज़ आ रहे हैं। लाइक 6 मंथ्स पहले आई रियलाइज़ कि अब्दुल्ला के सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। हैंड फ्लैपिंग बढ़ गई है। अब सेंसरी इश्यूज़ कैसे हाईलाइट हो रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? उनकी टच की नीड बढ़ गई है, एक तरह की ग़िज़ा ज़्यादा खा रहे हैं, क्राइंग स्पेल ज़्यादा हाई हो रहे हैं, तो उनको फिर ओटी करवानी पड़ी। अच्छा, ओटी होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ कम हो जाते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था ना कि एक तरह की लाइट है, आवाज़ के इश्यूज़, बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे। थेरेपीज में कुछ एक्टिविटीज़ अगर आप थोड़ा बताना चाहें, जो लोग घर पे हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, इदारे जो करते हैं वो काम, उसके बारे में थोड़ी रोशनी डाल सकते ऑक्यूपेशनल थेरेपीज में डिपेंड करता है आपके बच्चे के ग्रॉस मोटर स्किल्स का मसला या फाइन मोटर स्किल्स का मसला। अब्दुल्ला का मिक्सअप था, लेकिन जैसे अब्दुल्ला को हाइट का फेयर है, वो जंप एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं करेंगे जिस तरह उनके एज के बच्चे करते हैं। तो जो आप उनको व्हील बैलेंसिंग होता है ना, आप उनको वॉक करा सकते हैं किसी एज पर हाथ पकड़ के। सो एक दफ़ा आप खुद हाथ पकड़ के वॉक कराएं, शायद आपको थोड़ा सा पुश करना पड़े, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, एंड विद इन द वीक यू विल सी कि बच्चा खुद से करना शुरू करता है जब उसका ट्रस्ट आता है। इसी तरह जिम बॉल होती है, उसके ऊपर आप बच्चे को लिटा के बैक एंड फोर्थ उसको मूव कर सकते हैं। स्विंग के ऊपर बच्चे को बिठा कर सकते हैं। दीज आर वेरी हेल्पफुल। बहुत आम सी अगर आप घर में कर सकते हैं, शेविंग फोम है, ये से शेव उसको फैलाएं और उसके अंदर बच्चे के हाथ जो है ना वो लगा दें। आप देखिएगा ये बच्चे पहले बहुत ही ऐसा फील करते हैं कि ये मेरे हाथों पे क्या लग गया है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे लाइक इट। इसी तरह से पेंटिंग है, हैंड पेंटिंग करवा लें। मिरर इनका बहुत अच्छा दोस्त होता है क्योंकि ये शीशे में देख देख के जो है ना वो मिमिक कर रहे होते हैं चीज़ें, तो इनको बड़ा पसंद आता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने घर में खुद तब्दील कर सकते हैं, जो अफोर्डेबल भी हैं और ये यूज़फुल भी होती है। इसी तरह जब आपको लगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है, तो या तो आप उसको नेचर में वॉक के लिए ले जाएं, या आप उसको बात दिला दें या उसको पानी में खिला दें। सो ये दोनों चीज़ें बड़ा क्विकली जो है ना वो बच्चे को काम डाउन करती है। मैंने जिन लोगों को जानता हूँ उनको सोसाइटी बहुत प्रेशर है, और सोसाइटी प्रेशर ये है कि हम उनको कहीं लेकर नहीं जा सकते, शादी में नहीं लेकर जाते, बच्चों को जो घर में इवेंट्स होते हैं वहाँ नहीं लेकर जाते हैं। वो माँ कहती है हम बहुत शर्मिंदा होते हैं क्योंकि उनको क्या लगेगा। आपको कोई सोसाइटी प्रेशर या फिर माँ को आप कोई मैसेज देना चाहें कि इस सोसाइटी प्रेशर से निकलें, बिकॉज जो चीज़ आपके साथ हो रही है क्यूरेबल नहीं है, मैनेजेबल तो आपने पहले ही बता दिया था, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी, देखिए मेरा बच्चा मेरी ज़िंदगी का, मेरी ज़ात का हिस्सा है। सो दो चीज़ें होती हैं, मैं रूड नहीं साउंड करना चाहती, लेकिन जहाँ पर आपका बच्चा वेलकम नहीं है वहाँ ना जाए। अब ये तो किसी किताब में फ़र्ज़ है नहीं, वो जो है ना सारे रिश्तेदारों से मिलना है। अगर कोई आपके बच्चे से नहीं मिलना चाह रहा तो आप नहीं जाए। दूसरी चीज़ ये कि देखिए सोसाइटी का प्रेशर है। मैं ये कहकर कि मुझ पे नहीं था या मुझ पे नहीं है तो बस मैं इस चीज़ को शोल्डर ऑफ कर दूँगी और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। मुझ पे इस सेंस में बहुत ज़्यादा था कि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो बहुत से लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे साइकोलॉजिस्ट के बच्चे को ऑटिज्म नहीं हो सकता। भाई हो सकता है ना, इसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं है। सेकेंडली देखिए, सोसाइटी जो हमें प्रेशर देती है ना, वो इस चीज़ पर बड़ा देती है कि बच्चा एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से बैठा होना चाहिए, जैसे मैं और रंजीत बैठे हुए। बच्चा ये नहीं कर सकता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये न्यूरोटिपिकल बच्चा भी नहीं कर सकता। न्यूरो डाइवर्जेंट की तो बात बहुत बाद में आती है। सो हमारी सोसाइटी के तो प्रेजुडिसेस इतने ज़्यादा हैं, बच्चा काला है, गोरा है। वो अब मेरी बेटी भी 6 महीने की है, तो ये भी सुनने को मिलता है ये करो तो इसका सर बन जाएगा, ये करो तो चेहरे से रुआं ख़त्म हो जाएगा, ये करोगे तो रंग गोरा हो जाएगा। प्रेगनेंसी में औरतें तक ये पूछ रही होती हैं कि जी हम क्या पियेंगे तो बच्चा पूरा पैदा होगा। सो हमने इस चीज़ से निकलना होगा, और सबसे पहला स्टेप मुझे लगता है जो इसमें करना पड़ता है वो पेरेंट्स को करना पड़ता है। पर्टिकुलरली माँ को थोड़ा ज़्यादा दिल बड़ा करना पड़ता है। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ रंजीत, कि जब मेरे बेटे का डायग्नोसिस हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे मुझे तवक्को थी जो बोलेंगे नहीं यार हम तुम्हारे साथ खड़े। उन्होंने पहली बात ये की कि साथ तो खड़े हैं, पर देखो अगर ज़रूरी नहीं है तो ना बताओ लोग, राइट। सो आई जस्ट आस्क माई सेल्फ कि ठीक है नहीं बताती है, मतलब दिखने में ये लगता नहीं है वो ऑटिज्म, तो उसको ऑटिज्म की कोई लुक तो है नहीं, तो बेटा तो मेरा बड़ा स्मार्ट सा, तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। बट देन आई थॉट कि देखिए अगर उसको नहीं पता कि उसको ऑटिज्म है, तो जब उसको स्कूल में या लोग बताएंगे कि तुम बाकी बच्चों से स्लो हो, बाकी बच्चों से पीछे हो, तुम स्टूपिड हो, तुम डम हो, तो वो ये सारे लेबल एक्सेप्ट करेगा। बट अगर उसको पता है कि ये उसका ऑटिज्म है, ये उसके ऑटिज्म का पार्ट है, उसको ये लाइट इससे अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसके सेंसरी इश्यूज हैं, तो उसका रवैया अपने लिए और लोगों के लिए मुख्तलिफ हो, लोगों का रवैया उससे मुख्तलिफ होगा। सो जब मैंने ये बेड़ा उठाया ना कि मैंने सबको बताना है कि अब्दुल्ला को ये मसला है और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, इनिशियली इट वॉज डिफिकल्ट, इट वॉज। और हर बंदा ये भी कहता है हर वक्त एक ही रोना रोते रहते हो, हर बार हो गया ना अब आगे बढ़ो।
But now with the passage of time, people have changed their attitude towards us. Right. They have changed their attitude towards Abdullah. They have changed their attitude towards their own children. अब बहुत से लोग आपको पूछ रहे थे कि हाँ यार ये मसला तो मेरे बच्चे के साथ भी है, और मैं देखो 5 साल से आई एम ब्रशिंग इट ऑफ और मैं बच्चे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, या मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये खुद तकलीफ से गुजर रहा है. सो इन ए नटशेल, प्रेशर होगा, इन लॉस का भी प्रेशर होगा, घर वालों का, और उसके बाद जो है जहाँ भी सोसाइटी में जाएंगी प्रेशर होगा. लेकिन साइकोलॉजिस्ट के साथ ताहिरा एक माँ है और ये समझ सकती है कि अगर आज मैं बच्चे को हाईलाइट कर दूं या उसको बता दूं तो शायद दुनिया का नज़रिया बदल जाए उसको देखने का, और जो लेबल्स वो बाद में कैरी करेगा वो ज़्यादा पेनफुल होगा रादर देन मैं उसको बता दूं कि तुम कैसे पैदा हुए. छोटे से ब्रेक के बाद मज़ीद आपसे बात करते हैं. और